देखिए हमारी फर्स्ट यूनिट है एक्सट्रैक्ट सेंट्रल डिमांड, IFD, SWOD, सिविल ट्रेड। तो इसके बारे में और थोड़ा सा और आगे बीच में चीजें मैं मिक्स करूंगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह जो है हमारे मेन इसके यूनिट्स हैं आर्मी के। तो इस इनसे जो इनको हम कहते हैं इंडेंटर। इंडेंटर से जो ऑर्डर आए उसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंट कहाँ आएगा? OFB में आएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंडेंटर, और इंडेंटर से जो ऑर्डर आ रहा है उसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंट आएगा OFB में। OFB के अगेंस्ट में, इंडेंट के अगेंस्ट में इशू करेगा एक्सट्रैक्ट। किसको इशू करेगा? फैक्ट्रीज को। एक्सट्रैक्ट के साथ ही साथ और क्या इश्यू करेगा? सेंट्रल डिमांड। एक्सट्रैक्ट तो एक डायरेक्टली आ गया, मान लीजिए कि जिस फैक्ट्री को काम करना है, और सेंट्रल डिमांड आएगा आपके पास में जो IFD फीडिंग फैक्ट्रीज हैं। जो मटेरियल सप्लाई करेंगी इस एक्सट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। मान लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को एक बम बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा, तो वो उस ऑर्डर को कहेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के पास। खमरिया को चांदा या भंडारा फैक्ट्री से प्रोपेलेंट चाहिए, या किसी और फैक्ट्री से केसेस चाहिए, या कहीं कहीं से। तो केसेस वगैरह ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया इन फैक्ट्री जिनसे सामान चाहिए IFD, इंटर फैक्ट्री डिमांड इशू करेगा, जिसके अगेंस्ट में वो फैक्ट्रियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को माल सप्लाई करेंगी। पर ये IFD प्लेस होने में, एक्सट्रैक्ट के ऊपर कार्रवाई होने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में टाइम लग सकता है। तो इस चीजों को जानते हुए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जब एक्सट्रैक्ट इशू करेगी खमरिया को, साथ ही साथ उन फैक्ट्रीज को भी सेंट्रल डिमांड इशू कर देगी, कि जिससे कि वो फैक्ट्रियां अपना काम कर सके, उसके जो आइटम उनको बनाना उसका प्रोक्योरमेंट एक्शन ले सके, उसके ऊपर ऑपरेशन कर सके। सारी कार्रवाइयां होती हैं जिसमें टाइम लगता है। तो जिससे कि और जो भी जिस फैक्ट्री को मान लीजिए खमरिया को माल चाहिए, तो वो IFD प्लेस करे, तो IFD प्लेस करने के से जल्दी खमरिया फैक्ट्री को मटेरियल मिल सके, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट खमरिया में बन रहा है, तो अपना काम पूरा करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जो भी इंडेंटर है उनको सामान इशू कर सके। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने IFD दी थी, तो ये
क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरिया कंसाइनी कहलाए। और जो उधर से माल भेज रहा है, कंसाइनर फैक्ट्रीज भेजेंगी यहाँ पे सामान, तो उनके लिए ये कंसाइनी कहलाएगा। तो आईएफडी कौन इशू कर रहा है? जिसको माल सब चाहिए। आईएफडी के अगेंस्ट में माल सप्लाई कौन कर रहा है? जो माल बनाने वाला फैक्ट्रीज है, वो आईएफडी के अगेंस्ट में माल फैक्ट्रीज को देगा। तो आईएफडी आ गया, आपका सेंट्रल डिमांड आ गया। अब एक्सट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो इशू कर रहा है। अच्छा, तो टाइमिंग क्या है उसकी? ये देखिए, अरे ये मैंने ऑर्डर्स का प्रकार दिए, देख लिए। यहाँ पे आ गया हमारा इंडेंटर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एमएचए से जो ऑर्डर मिले वो इंडेंट कहलाएंगे। और सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट, स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट अंडर एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाले जो और डिपार्टमेंट हैं, वो छोटे छोटे ऑर्डर्स देते हैं, उसको कहलाते हैं एसडब्ल्यूओडी। और सिविल ट्रेड, पीएसयूज और प्राइवेट इंडेंटर के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उनको कहते हैं परचेज ऑर्डर। इसको अलग अलग तरीके से लिख लीजिए। ऑर्डर्स के प्रकार हैं ये। और पेमेंट सर्विसेज रिक्विजिशन ऑफ ओएफ एम्प्लॉय, मतलब जैसे हम ड्रम वगैरह निकालते हैं, लकड़ी निकालते हैं, तो इस तरीके के रिक्विजिशन हम देते हैं फैक्ट्रीज में। तो ये ऑर्डर के प्रकार हो गए आपके 4 प्रकार हो गए: इंडेंट, एसडब्ल्यूओडी, परचेज ऑर्डर एंड पेमेंट सर्विसेज रिक्विजिशन। कोई इनके आगे आ गई क्या आंटी? ये सब पीछे से आते हैं। मैं किसी को दूसरे को लाना जरूरी है। लिख लिया। नहीं, मुझे इसका एक बार छोड़ दी तो दोबारा मुझे नहीं क्या पता नहीं कैसे चली गई। अब जो मैंने एक्सट्रैक्ट के प्रकार वहां पे डिस्कस किए, तो क्लास 1 एक्सट्रैक्ट ये लिख लीजिए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। क्लास 1 एक्सट्रैक्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा जो मतलब कि ऑर्डर इंडेंट मिला, उसके अगेंस्ट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक्सट्रैक्ट इशू किया, उसको बोलते हैं क्लास 1 एक्सट्रैक्ट। क्लास 2 एक्सट्रैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, एमईएस के द्वारा जो ऑर्डर्स मिले, उसको बोलते हैं क्लास 2 एक्सट्रैक्ट। और क्लास 3 एक्सट्रैक्ट आईएफडी, सिंपल लिख लीजिए, क्लास 3 एक्सट्रैक्ट आईएफडी। और क्लास 4 एक्सट्रैक्ट एसडब्ल्यूओडी। एक एक लाइन में लिख लीजिए इसको। पहला आर्म फोर्सेस, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, एमईएस, तीसरा होगा ये आईएफडी, चौथा हो गया एसडब्ल्यूओडी, और पांचवा हो गया कैपिटल वर्क के लिए क्लास 5 एक्सट्रैक्ट कैपिटल सर्विसेज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक, ये जो आपके कुछ एक फैक्ट्रियां सीधे सीधे स्टॉक से इशू करती हैं मशीन वगैरह बना करके, तो वहां पे उस को किस तरीका का एक्सट्रैक्ट इशू करते हैं, क्लास 5। कहाँ लिख रहा था यार? तो यहां तक एक्सट्रैक्ट आ गया फैक्ट्री में।
फैक्ट्री में आने के या फैक्ट्री में आ गया, इसके बाद में फैक्ट्री में आने के बाद में पीएनपी सेक्शन क्या इशू करेगा? वारंट। किसको इशू करेगा? प्रोडक्शन शॉप को। पीएनपी या लिख लीजिए वर्क ऑफिस। जहां पे बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पे वर्क ऑफिस अलग से बनाया गया है, और छोटी फैक्ट्री में पीएनपी सेक्शन ही वारंट इशू करता है। तो जितने भी प्रकार के वारंट होते हैं वो सारे वारंट वर्क ऑफिस या पीएनपी ही इशू करेगा। अब जब एक्सट्रैक्ट फैक्ट्री में आया तो इसकी कॉपी एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी देख लीजिएगा कि 5 कितना डिजिट का नंबर रहता है, वो आपको देखना है। कितनी कॉपी बनती है, ये आपको देखना है। क्योंकि मैं तो बता दूंगा, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, पर अब रिपीट और आपके दिमाग में घुसने वाली चीज है ये। आपको खुद भी थोड़ा सा मेहनत करनी है। अब एक्सट्रैक्ट के बाद में जब वारंट एक्सट्रैक्ट आ गया तो इसकी कॉपी कहाँ कहाँ चली जाएगी? एमसीओ चली जाएगी, वहां पे SHIS बनेगा, SHIS, स्टोर होल्डर इनेबिलिटी शीट। स्टोर होल्डर इनेबिलिटी शीट बनेगी एमसीओ में। एमसीओ देखेगा कि क्या क्या इसमें ये रहता है कि कितना अवेलेबल है फैक्ट्री में, कितना स्टोर इन मतलब कि अवेलेबल मतलब स्टोर इन हैंड है, कितना ड्यूज है मतलब CST स्टेज पे है या और सप्लाई ऑर्डर स्टेज पे है मटेरियल। तो ऐसे चाहिए, इसमें पूरा डिटेल रहता है उस आइटम के बारे में कि कितना आने वाला है, और ये सब आने के बाद में एक्चुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। यदि फुलफिल नहीं हो रही तो परचेज किया जाए। तो परचेज के लिए वो प्रोसेस भी निर्धारित करता है कि IFD से मटेरियल आएगा कि कहाँ से आएगा, वो LP से आएगा, फॉरेन से आएगा। वहां से डिसाइड होकर के केस फाइल आगे तक चली जाती है पीवी सेक्शन उसका टेंडर इंक्वायरी फ्लोट करता है। टेंडर इनको ये ऐसा लिख लेते, टेंडर इंक्वायरी जाएगी। फिर इसके बाद में एक और फुल फॉर्म लिख लीजिए, CST, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर बनेगा, मतलब कि जब टेंडर इंक्वायरी हो गई तो ढेर सारे फर्म्स के टेंडर आएंगे, तो उनका एक पेज में सारा स्टेटमेंट लिखा जाता है कि किसका कितना रेट है, कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पूरा एक ही स्टेटमेंट पे बना करके फाइनल मतलब कि किस फर्म से हमें L1 से लेना है वो उसी CST पे ही फाइनल होता है। उसके बाद में अलग अलग TPC लेवल अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पावर वो जाता है, और क्या बन जाता है? सप्लाई ऑर्डर।
एसओ। सप्लाई ऑर्डर बनने के बाद फर्म को चला जाता है, फर्म उसके अगेंस्ट में मटेरियल सप्लाई करता है। मटेरियल सप्लाई जब करता है तो गेट पे आता है, तो क्या बनता है गेट पे? आईजीपी, इन्वर्ट गेट पास। आईजीपी बनने के बाद में एमआईएस बनता है विद इन 24 आवर। एमआईएस जब सेंटेंस हो जाती है, एक्सेप्टेड हो जाती है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर से माल जो है स्टोर स्टॉक में आ जाता है। स्टोर स्टॉक से जब सामान लेना होता है तो जो प्रोडक्शन सेक्शन है वो अब ये वाली हमारी दूसरी लाइन चालू हुई कि वारंट के अगेंस्ट में डिमांड नोट देता है। वारंट वहां पे पीएनपी सेक्शन ने प्रोडक्शन शॉप को दे दिया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, मतलब कि वारंट के हिसाब से मटेरियल डिमांड नोट से लेंगे प्रोडक्शन शॉप और अपना प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद में इसका जो आई नोट बनेगा, आई नोट को सेंटेंस करेगा आपका जो भी एयर, मतलब कि जो इंस्पेक्टरेट है वो आपका आई नोट साइन करेंगे और आई नोट की एक कॉपी वर्क ऑफिस में आएगी। तो वर्क ऑफिस क्या बनाएगा? ओ वाउचर। इसके बाद में ओ वाउचर चला जाएगा कहाँ? स्टोर। स्टोर इशू, ये क्या बनाएगा? पी वाउचर। और इशू वाउचर बना करके ये इंडेंटर को माल भेज देगा। प्रोडक्ट सेंड टू इंडेंटर। तो ये इंडेंटर को माल चला गया। ये आप इंडेंटर ने इंडेंट दिया था, इंडेंट के आधार पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक्सट्रैक्ट दिया, एक्सट्रैक्ट के आधार पे पीएनपी ने जिस सेक्शन जो सामान बना सकता है तो वो उस आधार पे वारंट इशू किया कंसर्न प्रोडक्शन सेक्शन को। कंसर्न प्रोडक्शन सेक्शन ने प्रोडक्शन किया और उसका आई नोट बना। आई नोट के अगेंस्ट में वर्क ऑफिस ने ओ वाउचर इशू किया। ओ वाउचर इशू करने के बाद में स्टोर के इशू ग्रुप ने पी वाउचर प्रिपेयर किया और इसका इशू वाउचर बनाया और गेट से माल भेज दिया आपके इंडेंटर को। तो ये एक तरीके की सब सर्किल अपना पूरी हो गई। तो यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट हमने देखा कि 5 प्रकार के सीडी का कोई ऐसा वो कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं है, इसका कितनी कॉपी है। अब आया हमारा
जब एक्सट्रैक्ट आया नया आपका कोई सा भी प्रोडक्शन होना है तो हर एक आइटम में कोई सी भी चीज बनाने के लिए आपको एक लेबर चाहिए होता है, दूसरा मटेरियल चाहिए होता है। लेबर प्लस मटेरियल, इसके लिए आपका एस्टीमेट कौन बना रहा है? IED या R&E, रेट एंड एस्टीमेट लिख लीजिए। R&D सेक्शन, रेट एंड एस्टीमेट। तो एस्टीमेट ये देख करके बना लेंगे, मतलब कि एस्टीमेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एस्टीमेट तो एक प्रोविजनल एस्टीमेट हो गया। प्रोविजनल एस्टीमेट बनाने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए फैक्ट्री में ऑलरेडी उसी तरीके का कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका एक एस्टीमेट उठा करके उसकी कॉपी करके और एज पर रिक्वायरमेंट कुछ चेंजेस करके वो एस्टीमेट बना लेते। अदरवाइज यदि ये देखा जा रहा है कि वैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट किसी दूसरी फैक्ट्री में बन रहा है तो वहां से एस्टीमेट मंगवा करके अपने हिसाब से, अपनी फैक्ट्री के हिसाब से, अपने फैक्ट्री में अवेलेबल मशीन मैन वगैरह के हिसाब से उसका एस्टीमेट बना लिया जाता। तो एक प्रकार हो गया आपका प्रोविजनल एस्टीमेट। इसके बाद में दूसरा, जब ये एस्टीमेट आपका आफ्टर 7 ईयर, जब सारी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाए कि अब सारी चीजें इसी तरीके से बनेंगी, इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, तो इस आफ्टर 7 ईयर इसी एस्टीमेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड एस्टीमेट में। तो ये जब आपने स्टैंडर्ड एस्टीमेट बना लिया या प्रोविजनल एस्टीमेट बना ली तो इसी का रेप्लिका होता है वारंट। एस्टीमेट में आपने डिसाइड कर दिया कि इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, लेबर किस रूप में रहेगा, आवर्स के रूप में रहेगा, मटेरियल में आपकी क्वांटिटी लिखी रहेगी, क्वांटिटी किलो में है या लीटर में है, ग्राम में है, वो सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। तो ये मटेरियल एस्टीमेट प्लस लेबर एस्टीमेट ये पार्ट हुए, किसी भी एस्टीमेट के प्रकार नहीं हुए, ये पार्ट हुए। और इसी के अगेंस्ट में जब वारंट इशू होता है तो लेबर वारंट यानी मैन्युफैक्चरिंग वारंट और इसका मटेरियल वारंट। तो यहाँ पे वारंट या इसको ही कहते मैन्युफैक्चरिंग वारंट, लेबर वारंट, लेबर एस्टीमेट से लेबर वारंट और मटेरियल एस्टीमेट से मटेरियल वारंट। तो ये लेबर वारंट और मटेरियल वारंट पार्ट हुए, एक वारंट के पार्ट हुए। लोग इसको कंफ्यूज होकर के बोलते दो वारंट हुए। तो ये लेबर वारंट और मटेरियल वारंट एक वारंट के पार्ट हुए, एक ही साथ एक ही डेट पे इशू होंगे, एक ही वारंट नंबर रहेगा। इसको ध्यान से लिख लीजिए, एक ही साथ एक ही डेट पे एक ही वारंट नंबर। इसके बाद में एक
स्पॉट एस्टीमेट बनता है। जब कोई एट ए टाइम कोई छोटा सा काम आया कि अभी होना है, इसके बाद में इसका रिपीट होने की कोई संभावना नहीं है, छोटा सा काम है, तो उसके लिए स्पॉट एस्टीमेट बनाया जाता है। वन टाइम वर्क के लिए। और ये हो गया आपका स्पॉट एस्टीमेट। इसके बाद में NRR या NRM एस्टीमेट बनाया जाता है। नॉन रेकरिंग रेट और नॉन रेकरिंग मटेरियल, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन रेकरिंग रेट नॉन रेकरिंग रेट का मतलब इस तरीके से हो गया कि आपका मान लीजिए कि एक जॉब बनाने के लिए ये मान लीजिए एक पेन है, पेन बनाने 10 mm का पेन बन रहा है, इसको बनाने के लिए एस्टीमेट में 15 mm रॉड दी गई है। प्लास्टिक की एक रॉड से 15 mm की रॉड से ये बनेगा। आप कभी ऐसा वक्त आया कि फैक्ट्री में 15 mm की रॉड अवेलेबल नहीं है, 20 mm की रॉड अवेलेबल है और सेम स्पेसिफिकेशन की है, तो उसका यूज करना है। तो 15 mm की रॉड जब हम यूज कर रहे थे, मान लीजिए 1 फुट रॉड यूज कर रहे थे तो वो 1 किलो की रहती थी। जब 20 mm की रॉड हम यूज करेंगे, 1 फीट रॉड का वजन 1.25 किलो हो जाएगा। तो ये 250 ग्राम जो वजन बढ़ा, 250 ग्राम्स जो वजन बढ़ा, वो नॉन रेकरिंग मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक वारंट में ही NRR NRM दिया जाता है। पूरे मतलब कि आगे पीछे या पूरे उसके लिए नहीं, पर्टिकुलर केस के लिए NRR NRM दिया जाता है। तो ये मतलब कि जो 250 ग्राम मटेरियल NRM हो गया, या तो इसको काटने के लिए या इसकी ऑपरेशन करने के लिए जो टाइम लगेगा, वो पहले मान लीजिए कि 20 mm की रॉड जब थी तो आपको लग रहा था 1 घंटा, और 15 mm की रॉड में 1 घंटा लग रहा था। जब 20 mm की रॉड हो गई तो 1.25 घंटा, तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो नॉन रेकरिंग मटेरियल वो रेट कहलाएगा। और 250 ग्राम मटेरियल वो आपका नॉन रेकरिंग मटेरियल कहलाएगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल पावर रहती है। कई बार ऐसा होता है कि सडनली मतलब कि ये देख अब पूरा लॉट है, तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल खराब हो गया, तो ऐसा लगता है कि कुछ और मटेरियल दे दिया जाए जिससे हमारा पूरा लॉट क्लियर हो जाए। तो उस तरीके के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है फैक्ट्री में मैनेजमेंट के द्वारा। तो उसके लिए जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसको नॉन रेकरिंग रेट और नॉन रेकरिंग मटेरियल, इसी के अगेंस्ट में वारंट इशू होता है, पर्टिकुलर वारंट में वो दिया जाता है। तो उसको नॉन रेकरिंग रेट का वारंट और नॉन रेकरिंग रेट का मटेरियल वो वारंट कहते हैं। तो ये हमारे एस्टीमेट का मोटा मोटा हो गया। एस्टीमेट की प्राइसिंग जो की जाती है 2 डेसिमल तक। मतलब कि जैसे हम कोई सा भी सामान खरीदते हैं तो 0.99 रुपीज तक ही जाते हैं मोटा मोटा, कि 100 रुपए 99 पैसे का ये आइटम है, या 200 रुपए 99 पैसे, 1000 99 पैसे, या 1000 से लेकर के 99 पैसे। तो किसी भी चीज की प्राइसिंग मतलब कि कंप्लीट एस्टीमेट का प्राइस जब निकल के आया, तो उसके टोटल की जो वैल्यू प्राइस निर्धारित की जाती है वो अप टू 2 डेसिमल। पर इसके अंदर जो लेबर और मटेरियल रहता है उसका कैलकुलेशन जो करेंगे,
4 डेसिमल तक। लेबर एंड मटेरियल कैलकुलेशन, जो करेंगे इसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, उसको 4 डेसिमल तक लेंगे, क्योंकि मटेरियल तो मल्टीप्लाइड होगा। 1000 नंबर्स में यदि कैलकुलेट हुआ और एक एक पैसा भी बढ़ा तो वो 1000 मतलब कि रुपीस में ज्यादा बढ़ता जाएगा, या 1 लाख है तो 1 लाख में बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जब अंदर का पोर्शन, मतलब कि इसके अंदर जो सामान लग रहा है उसका प्राइस जब हम उस एस्टीमेट में डाल रहे हैं तो 4 डेसिमल तक डालते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा एक एस्टीमेट का वो हो गया। एस्टीमेट के आधार पे, और इसमें एक और आता है, आईडी क्या है? कस्टोडियन ऑफ एस्टीमेट। कस्टोडियन ऑफ एस्टीमेट आईडी या आरएनडी को कहा जाता है। ये भी सवाल आया हुआ है। तो अब आया वारंट। रिप्लिका ऑफ एस्टीमेट। मतलब एस्टीमेट आपने 100 क्वांटिटी के लिए, 10 क्वांटिटी के लिए, 1 क्वांटिटी के लिए बना लिया, या 1000 क्वांटिटी के लिए बना, पर जब एक्चुअल काम एज पर अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट आपने वारंट लिया, तो वारंट की क्वांटिटी वेरी कर सकती है, 1 से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकती। तो जो इस वारंट बनता है वो रिप्लिका के रूप में, एस्टीमेट के रिप्लिका के रूप में बनता है। अब वारंट के प्रकार, तो वारंट जैसे एक्सट्रैक्ट एक फैक्ट्री के लिए एक अथॉरिटी हुई कि आप प्रोडक्शन करिए, एक्सट्रैक्ट अथॉरिटी कहलाई फैक्ट्री के लिए। वैसे ही वारंट एक अथॉरिटी है प्रोडक्शन सेक्शन के लिए कि वो प्रोडक्शन करे। तो इसको, इसके भी कितने प्रकार वो इसके पार्ट हो गए। लेबर वारंट प्लस मटेरियल वारंट। ये अभी प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो अब टाइप्स ऑफ वारंट में पहला वारंट हो गया डायरेक्ट सीरीज वारंट। दूसरा प्रकार हो गया इनडायरेक्ट सीरीज वारंट। तो इनडायरेक्ट सीरीज वारंट में कौन कौन हो गया? 01 एंड 02 वर्क ऑर्डर के जो वारंट होंगे वो इनडायरेक्ट सीरीज। और ये डायरेक्ट सीरीज वारंट क्या कौन से होंगे? अदर देन 01 एंड
02 ये एक तरीके से जब हम वो करते हैं वारंट का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो दो तरीके के वारंट हुए, एक डायरेक्ट सीरीज वारंट, दूसरा इनडायरेक्ट सीरीज वारंट। हेलो, तो मोटी मोटी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हम क्या क्या है चीजें, हम क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। सर ये हाँ जी। इंडायरेक्ट सीरीज वारंट में 01 और 04 भी है क्या? 04 आपका कैपिटल आइटम है, तो वो 04 का अलग, वो भी एक तरीके से प्रोडक्शन वारंट ही है। तो यहाँ पे केवल जो हमारी वो तरीका वो लिखा गया है 01 एंड 02 सीरीज के इनडायरेक्ट सीरीज, और बाकी जितने भी बचे वारंट का प्रकार, मतलब 10, 20, 30, 40, 60, 40 तक जो भी वारंट है, और 41, ये पूरे के पूरे डायरेक्ट सीरीज वारंट कहलाएंगे। अभी हम वर्क ऑर्डर पे भी आएंगे थोड़ा सा, अभी इसके बाद में ये मतलब अभी तो पहले अब वारंट के और दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, दूसरे तरीके से डिस्कस कर, मतलब कि वारंट को जाना जाता है। तो इसमें अभी एक, हाँ अभी हमारा डिस्कस कर रहा था, उसमें एक्स्ट्रा की 7 कॉपी बनते ऐसे बोल रहे थे, और अपने जो बुक है उसमें 5 कॉपी लिखा हुआ है। जो बुक में लिखा हुआ है वही सही है। ठीक ठीक। उसमें बाकायदा पूरा लिखा हुआ कि कौन कौन सी कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी, हाँ हाँ, है तो ना, एक्सट्रैक्ट की, कॉपी। हाँ एक्सट्रैक्ट की कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी वो लिखा हुआ है। 5 कॉपी बनेगी। हाँ, तो अभी हमारे डिस्प्ले में कोई तो बोल रहा था 7 कॉपी बनेगी। अब बोलने और लिखने में अंतर है ना। ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक, ठीक है। सर एक्स्ट्रा कितने नंबर का होगा? ये किताब में